नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बसे गांव बावनखेड़ी से है। बावनखेड़ी गांव में एक ऐसे सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है जिसने न सिर्फ अमरोहा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव से होती है। इस गांव में शौकत अली और उनका परिवार रहा करता था। शौकत अली के परिवार में उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, उसकी पत्नी अंजुम, इनका 10 महीने का बेटा अर्श, एक बेटी शबनम, छोटा बेटा राशिद और इनके साथ भांजी राबिया भी रहा करती थी। परिवार में कुल मिलाकर 8 लोग रहते थे। मास्टर शौकत अली की गांव में काफ़ी इज्जत थी। वो पास ही के एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उनका बड़ा बेटा एक कंपनी में इंजीनियर था तो छोटा बेटा राशिद अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और बेटी शबनम ने डबल एमए कर रखी थी और गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। मास्टर शौकत अली के परिवार में सब पढ़े लिखे थे। उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 14 अप्रैल 2008 की रात को कुछ ऐसा होता है जिसने मास्टर शौकत अली समेत परिवार के 6 सदस्यों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। 14 अप्रैल की रात को तकरीबन 2 बजे शबनम अचानक से जोर जोर से चीखने और रोने लगती है। शबनम की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मास्टर जी के घर आते हैं। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने शबनम को नीचे आकर दरवाज़ा खोलने को कहा। शबनम रोते रोते नीचे आती है और दरवाज़ा खुलकर वापस से ऊपर चले जाती है। पड़ोसी भी उसके साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि घर में चारों तरफ खून ही खून था। चारों तरफ लाशें थी। जिस किसी ने भी यह मंजर देखा वो डर के मारे कांपने लगा। उस घर में 7 लाशें थी जिनको बड़े बेरहम तरीके से मारा गया था। इसी बीच एक पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन लगाया और घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वारदात का मुआयना करती है। उन 7 लोगों में से 6 लोगों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। सिर्फ एक 10 महीने का अर्श ही था जिसकी बॉडी पर किसी भी धारदार हथियार के निशान नहीं थे। मास्टर शौकत के परिवार में इकलौती जिंदा बची शबनम घर के एक कोने में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सुबह होते ही यह खबर पूरे बावनखेड़ी गांव और देश में आग की तरह फैल चुकी थी। इस सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। मास्टर शौकत के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी लोग शबनम के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे और उसको रोता देख सबकी आंखें नम हो चुकी थी। इस केस को लेकर यूपी पुलिस पर भी जबरदस्त दबाव था। स्थानीय लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों का गुस्सा देखते हुए प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को हटाकर नए इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को केस सौंप दिया। घटना की अगली सुबह 15 अप्रैल 2008 को आरपी गुप्ता जांच के लिए पहुंच जाते हैं। आरपी गुप्ता ने घर में लाशों और घर के सामान को देखा तो उन्हें कहीं से भी यह वारदात लूटपाट या फिर जोर जबरदस्ती वाली नहीं लगी। सभी लाशों का पंचनामा कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी बीच आरपी गुप्ता ने शबनम से पूछताछ करने की सोची क्योंकि एक वही थी जो कुछ बता सकती थी। लेकिन शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने पूरे घर को अच्छे से देखा कि कहीं कुछ सबूत मिल जाए। इसी दौरान पुलिस ने शबनम से पूछताछ करने की कोशिश की। इस पूछताछ में शबनम ने बताया कि रात के समय नीचे उसे गर्मी लग रही थी, जिस वजह से शबनम सोने के लिए अपने घर की छत पर जाती है। रात 1:30 बजे के आसपास उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कुछ लोग दीवार के सहारे पहली मंजिल पर चढ़े और सभी घरवालों को मारकर मुख्य दरवाजे से भाग गए। इस बयान को सुनकर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का शक शबनम पर गहरा होता जा रहा था, क्योंकि पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा था कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, जो पड़ोसियों के कहने पर शबनम ने ही आकर खोला था। पुलिस ने फिर उस दीवार को देखा जहां से चोर घर में अंदर दाखिल हुए थे। उस दीवार की ऊंचाई जमीन से 14 फीट थी, जो दीवार प्लास्टर की थी। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का भी कोई माध्यम नहीं था। चोर सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता लगता है कि मरने से किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी के सभी बेहोश थे।
उन सब ने किसी नशीली चीज का सेवन कर रखा था और 10 महीने के बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का यहाँ से शबनम पर और शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी। ना तो शबनम बेहोश हुई और ना ही चोरों ने उसे मारा। इसलिए आरपी गुप्ता ने सबूत जुटाना जारी रखा और वापस से अच्छे से घर की तलाशी ली। इस बार उन्हें घर से बेहोशी की दवा का एक खाली पत्ता भी मिला। उस वक्त के हालातों को देखते हुए शबनम से सख्ती से पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी। उधर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। ज्यादा रोने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टरों को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया गया। इस चेकअप के दौरान पुलिस को एक नई बात पता लगी। शबनम प्रेग्नेंट थी, जिसकी कोख में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा था। इन सभी बातों से शबनम पर पुलिस का शक गहरा होता जा रहा था, लेकिन उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1-2 बार कोशिश करने पर गांव वालों ने इसका विरोध किया। उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। जब उनके पास ये खबर पहुंची तो घटना के 2 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री मायावती अपने हेलीकॉप्टर के जरिए अमरोहा पहुंच गई। लगातार रो रही शबनम को चुप कराया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इस दौरान मायावती ने शबनम को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। हालांकि घटना स्थल पर मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने मायावती के पीए से शबनम को अभी मुआवजे न देने की अपील की, क्योंकि उन्हें शबनम पर शक था। तो उन्होंने 48 घंटे का समय मांगा, क्योंकि वो इस केस को सुलझाने के काफ़ी करीब थे। अगले दिन 18 अप्रैल 2008 को पुलिस को अपने एक मुखबिर के जरिए उसी गांव में रहने वाले सलीम के बारे में पता लगता है। मुखबिर द्वारा इस सामूहिक हत्याकांड का शक सलीम पर ठहराया जाता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम सलीम को ढूंढने में लग जाती है, जो उन्हें 14 किलोमीटर दूर गजरोला में मिल जाता है। सलीम को थाने लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो सलीम इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। सलीम टूट जाता है और उसने पूरी कहानी उगल दी। पुलिस ने जब पूछताछ के लिए शबनम को भी उठा लिया तो शुरुआत में तो वह हत्या में शामिल होने से मना कर रही थी। जब उसे सलीम से मिलवाया गया तो शबनम भी टूट पड़ी। इस कहानी की शुरुआत 2007 में होती है। शबनम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी, तो इस दौरान उसकी मुलाकात सलीम से होती है और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सलीम और शबनम एक दूसरे के साथ शादी करने की सोचते हैं। इसके बाद शबनम ने जब अपनी शादी सलीम के साथ करने की बात अपने घरवालों के सामने रखी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहां शबनम डबल एमए करी हुई, वहां सलीम 5वीं पास था, जो छोटी सी दुकान पर लकड़ी का काम किया करता था। घरवालों के मना करने के बाद भी शबनम छिप छिपाकर सलीम से मिलती रही और अपने रिश्ते को कायम रखा। इस बीच शबनम को जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता लगता है तो वो वापस से अपने घरवालों को मनाने की काफ़ी कोशिशें करने लगी, लेकिन वो नहीं मानते। इसके बाद एक दिन शबनम अपने पूरे परिवार को ख़त्म करके सलीम के साथ शादी करने का फैसला करती है और अपने इस प्लान में सलीम को भी शामिल कर लेती है। शबनम अपने पूरे परिवार को मारकर सारी जायदाद की मालकिन भी बनना चाहती थी। इसके बाद प्लान के मुताबिक 14 अप्रैल 2008 को सलीम अपने गांव बावनखेड़ी से 38 किलोमीटर दूर पाकवाड़ा पहुंचकर मेडिकल की दुकान से बेहोशी की 10 गोलियां खरीद कर लाता है और इसे शबनम को दे देता है। इस दौरान 14 अप्रैल 2008 के दिन शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद, जो कुछ दिनों पहले अपने अपने काम को छोड़कर घर आए थे, वो दोनों एक साथ घर से वापसी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब यह बात शबनम को पता लगी तो उसने अपने भाइयों को कॉल करके एक दिन और रुकने के लिए कहा और वो भी अपनी बहन की इस बात को मान जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस दिन चले जाते तो शबनम सबको एक साथ नहीं मार पाती। फिर आती है इस सामूहिक हत्याकांड की रात, जो आज तक भी अमरोहा गांव के लोगों के जहन में मौजूद है। रात के समय सभी घर वालों के खाना खाने के बाद शबनम सभी के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इसके बाद शबनम ने वो नशीली चाय अपने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर सभी को पिलाई और आधी रात के समय जब सभी लोग बेहोशी में थे तो शबनम ने सलीम को कॉल करके घर पर आने को कहा। सलीम एक कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर पहुंचता है और फिर शबनम सलीम से सबको मारने के लिए कहती है। इसके बाद सलीम मास्टर जी
उनकी पत्नी भाई अनीस, उसकी पत्नी अंजुम, छोटा भाई राशिद और फुफेरी बहन राबिया। शबनम सबको कुल्हाड़ी से कटवा देती है। इसके बाद शबनम अपने 10 महीने के भतीजे को भी गला घुटवा कर मरवा देती है। सलीम इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देकर घर से निकल जाता है। इसके बाद शबनम मुख्य गेट का दरवाज़ा अंदर से बंद करती है। बाहर आने के बाद सलीम ने रास्ते में पड़े एक तालाब में उस कुल्हाड़ी के लकड़ी के हत्थे को निकालकर पानी में फेंक दिया। सलीम के चले जाने के बाद शबनम अपने कपड़े बदलने जाती है। क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून के छींटे लगे थे, तो उसे अपने भतीजे के रोने की आवाज़ आती है। इसका मतलब सलीम के गला दबाने पर 10 महीने का बच्चा बेहोश हुआ था। जब शबनम ने देखा कि उसका भतीजा जिंदा है, तो वो तुरंत सलीम को फ़ोन करती है और उसे वापस आने को कहती है। लेकिन सलीम वापस आने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद शबनम ने ही अपने भतीजे को अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला और इसके बाद चिल्लाना और रोना शुरू किया। यूपी पुलिस ने सलीम और शबनम के बयान दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर सलीम को साथ ले जाकर उस तालाब में कुल्हाड़ी को पानी से निकाल लिया, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने सलीम और शबनम के मोबाइल फ़ोन और खून से सने कपड़ों को भी बरामद किया। पुलिस ने जब इनके फ़ोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाया तो पता लगा कि घटना वाली शाम से लेकर 2 बजे तक इन्होंने एक दूसरे से 52 बार बात की। लेकिन रात के समय इनकी कॉल्स के बीच में 30 मिनट का गैप था, जो 1:10 से 1:40 तक था, और इस समय ये दोनों साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस सभी सबूतों और बयानों को इकट्ठा करके अमरोहा की अदालत में पेश करती है। लेकिन इस दौरान शबनम दिसंबर 2008 को जेल के अंदर ही एक लड़के को जन्म देती है, क्योंकि गिरफ्तारी के समय वो प्रेग्नेंट थी और जेल के कानून के हिसाब से अगर कोई बच्चे का जन्म जेल में होता है तो वो 6 साल तक अपनी मां के साथ रहेगा। 3 अगस्त 2010 को अमरोहा की अदालत ने सलीम और शबनम को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई और इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने अपने ऑर्डर में यह भी लिखा था कि उन्होंने अपने 30 साल के न्यायिक जीवन में इससे अच्छी कोई और जांच नहीं देखी। इसके लिए उन्होंने आरपी गुप्ता की तारीफ की। बाद में यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इसके बाद शबनम और सलीम ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। साल 2015 में शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया था, उसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, जिसे गोद लेने के लिए उस्मान सैफी नाम का शख्स आया, जो कॉलेज के समय में शबनम का जूनियर था, जिसकी काफ़ी बार शबनम ने मदद की थी, कभी पढ़ाई से तो कभी पैसों से, क्योंकि उस्मान के पास उस समय फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। उस्मान शबनम को अपनी बड़ी बहन मानने लगा था। फिर शबनम ने अपने बच्चे को उस्मान को सौंप दिया। अब शबनम और सलीम उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिका भेजते हैं। शबनम अपने बच्चे का हवाला देकर अपनी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में करने को कहती है और अगस्त 2016 में राष्ट्रपति भी इनकी दया याचिका को खारिज कर देते हैं। इसके बाद अब भी कुछ कानूनी रास्ते बचे हैं जिन्हें ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 में शबनम के बेटे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास अपनी मां शबनम की फांसी की सज़ा को लेकर दया याचिका भेजी। इस हत्याकांड के बाद आज तक भी बावनखेड़ी बल्कि आसपास के गांवों में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।